हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, आज की इस क्लास में दिल्ली पुलिस एग्जाम 2025 के लिए जीके का ऑल इंडिया लेवल के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। तो साथियों, जैसा कि दिल्ली पुलिस एग्जाम 18 दिसंबर से शुरू हो रहे हैं, तो यहाँ से केवल एक हफ्ते का टाइम बाकी है। तो इन एक हफ्तों में आप सभी के बीच में जीके का ऑल इंडिया लेवल का क्वेश्चन पेपर आना स्टार्ट हो चुका है। तो उसी का हम लोग एक सेट को डिस्कस करेंगे। तो आप जानते हैं कि दिल्ली पुलिस के पेपर में सबसे अधिक जीके का ही पूरे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज की इस क्लास में बेस्ट लेवल के 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आप सभी का सही करने का टारगेट 50 क्वेश्चन में से 45 क्वेश्चन रहने वाले हैं। सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड रहने वाले हैं, जैसे आपके दिल्ली पुलिस के पेपर में पूछे जाते हैं उसी लेवल के क्वेश्चन इस क्लास में डिस्कस करेंगे। यदि आप भी दिल्ली पुलिस एग्जाम देने जा रहे हैं 18 दिसंबर से लेकर 6 जनवरी के बीच में, तो इस क्लास के सारे क्वेश्चन को जरूर देखिएगा। काफी आपको फायदा होगा, प्लस हर एक क्वेश्चन से आइडिया भी मिलेगा, प्लस यहां से आपकी तैयारी भी आपको परखने का मौका मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि जीके का ऑल इंडिया लेवल के क्वेश्चन पेपर कैसे तैयार हो रहे हैं। उसी लेवल के क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में पूछे जाएंगे। ओके, तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। तो एक क्लास सुबह 8 बजे, एक दोपहर 12 बजे और एक शाम 6:30 पर, ये डेली क्लास की टाइमिंग है। तो आज का पहला प्रश्न हल करिए। कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद को राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने की अनुमति प्रदान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद को राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने की अनुमति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 74। तो यहां से पहले का ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, प्लेइंग इट माई वे माई ऑटोबायोग्राफी निम्नलिखित क्रिकेटरों में से किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? बताइए। प्लेइंग इट माई वे माई ऑटोबायोग्राफी ये किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो ये सचिन तेंदुलकर द्वारा लिखी गई पुस्तक है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर होयसल स्थापत्य शैली में बनाया गया है? तो कौन सा मंदिर होयसल स्थापत्य शैली में बनाया गया है? तो केशव मंदिर बनाया गया है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, अन्नपूर्णा योजना भारत सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए किस वर्ष में शुरू की गई थी? अन्नपूर्णा योजना भारत सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो ये 2000 में शुरू की गई थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसे 1938 से 1939 के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में फिर से निर्वाचित किया गया था? बताइए, किसे 1938 से लेकर 1939 के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में फिर से निर्वाचित किया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी को। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 6, जब सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने मौलिक कर्तव्यों के विषय में सिफारिशें तब कौन सी राजनीतिक पार्टी सत्ता में थी? बताइए। जब सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने मौलिक कर्तव्यों के विषय में सिफारिशें की तब कौन सी राजनीतिक पार्टी सत्ता में थी? तो उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्ता में थी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 7, 2016 में यामिनी कृष्णमूर्ति को शास्त्रीय नृत्य के किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? बताइए। 2016 में यामिनी कृष्णमूर्ति को शास्त्रीय नृत्य के किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी के लिए। ऑप्शन है यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, भारत सरकार ने कितने दिनों के लिए काम उपलब्ध कराने के लिए 20 जून 2020 को गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया था? तो बताइए, भारत सरकार ने कितने दिनों के लिए काम उपलब्ध कराने के लिए 20 जून 2020 को गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया था? तो 125 दिनों के लिए। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 9, झारखंड का हुंटा नृत्य कौन से आदिवासी समूह से संबंधित है? झारखंड का हुंटा नृत्य कौन से आदिवासी समूह से संबंधित है? तो संथाल। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 10, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग और न्यायमूर्ति रानाडे ने वेदों पर आधारित ज्ञान के सिद्धांतों का समर्थन करते हुए महाराष्ट्र में किसकी स्थापना की थी? तो बताइए। डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग और न्यायमूर्ति रानाडे ने वेदों पर आधारित ज्ञान के सिद्धांतों का समर्थन करते हुए महाराष्ट्र में किसकी स्थापना की? तो प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
अगला सॉल्व कॉल करिए। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों के लिए दिल्ली पुलिस एग्जाम 2025 के लिए क्रैक की पीडीएफ आ चुका है। इस पीडीएफ में आप सभी का 75 नंबर पूरा श्योर होने वाला है, क्योंकि जीके में पूरे 50 क्वेश्चन इसी पीडीएफ से मिल जाएगा। रीजनिंग के जो आपके पेपर में 25 क्वेश्चन आएंगे इसी पीडीएफ से मिल जाएंगे सारे क्वेश्चन, प्लस जो आपका 2-4 क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछे जाएंगे, ये पूरा पीडीएफ इसमें होने वाले हैं। यदि साथ ही आप पेपर से पहले एक नज़र इस पीडीएफ को देख लेते हैं, रिवीजन के तौर पे देख लेते हैं, तो समझिए आपका जीके प्लस रीजनिंग में पूरा 75 में से 75 क्वेश्चन सही हो सकते हैं। तो ये पीडीएफ मात्र 99 रुपीज़ को होने वाली है। इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ओके, लेकिन आपको ये पीडीएफ जरूर लेना है और अपने पेपर से पहले जरूर एक नज़र देखना है। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 11, किसमें एक घुमावदार आकृति होती है जो नागर वास्तुकला में पाई जाने वाली एक विशेषता है? तो बताइए, किसमें एक घुमावदार आकृति होती है जो नागर वास्तुकला में पाई जाने वाली एक विशेषता है? तो शिखर में एक घुमावदार आकृति होती है जो कि नागर वास्तुकला में पाई जाने वाली एक विशेषता है। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 12, इंडियन सुपर लीग आईएसएल का पहला संस्करण निम्नलिखित में से किस वर्ष आयोजित किया गया था? बताइए, इंडियन सुपर लीग का पहला संस्करण किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो 2014 में किया गया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों को बढ़ावा देने से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों को बढ़ावा देने से संबंधित है? तो अनुच्छेद 43 बी है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को नहीं ऑन किया है तो मेरे दोस्त नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेंगे, क्योंकि आपका पेपर जो 18 दिसंबर से लेकर 6 जनवरी तक चलेगा ना, पूरे पेपर के आधार पर पूरे पेपर का सोल्यूशन करने वाले हम लोग आने वाले शिफ्ट के लिए, तो इसलिए आप नोटिफिकेशन को भी जरूर से ऑन करिएगा। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के किस वायसराय ने भारत में स्थानीय सरकारी निकाय बनाने की पहल की? तो भारत के किस वायसराय ने भारत में स्थानीय सरकारी निकाय बनाने की पहल की थी? तो लॉर्ड रिपन ने। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 15, इम्परफेक्ट किस भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा है? इम्परफेक्ट किस भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो यह संजय मांजरेकर की है। ऑप्शन है यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के सबसे दक्षिणी प्रमुख बंदरगाह की पहचान कीजिए। भारत के सबसे दक्षिणी प्रमुख बंदरगाह की पहचान करिए, तो कौन सा है? तो तूतीकोरिन बंदरगाह है। ऑप्शन है यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 17, भारत ने ओलंपिक में हॉकी में अपना आखिरी स्वर्ण पदक कब जीता था? किस वर्ष में? बताइए, भारत ने हॉकी में अपना आखिरी स्वर्ण पदक कब जीता था ओलंपिक में? तो 1980 में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, प्राचीन भारत में गौतमीपुत्र सातकर्णी द्वारा दक्कन में निम्नलिखित में से किस राजवंश को शक्ति प्रदान की गई थी? तो साथियों, प्राचीन भारत में गौतमीपुत्र सातकर्णी द्वारा दक्कन में किस राजवंश की शक्ति प्रदान की गई थी? तो सातवाहन के लिए। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 19, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा भारतीय जनसांख्यिकी समूह आमतौर पर उच्च साक्षरता दर प्रदर्शित करता है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा भारतीय जनसांख्यिकी समूह आमतौर पर उच्च साक्षरता दर प्रदर्शित करता है? तो शहरी पुरुष करते हैं। ऑप्शन है यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन लाहौर षड्यंत्र मामले में भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा मृत्यु दंड पाने वाले दोषियों में से नहीं था? तो इनमें से कौन लाहौर षड्यंत्र मामले में भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा मृत्यु दंड पाने वाले दोषियों में से नहीं था? जैसे आप याद होगा तो सुखदेव थापर थे, भगत सिंह भी थे, शिवराम राजगुरु भी थे, लेकिन उधम सिंह नहीं थे। तो यही डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 21, उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल करने हेतु उम्मीदवार को कम से कम कितने निर्वाचकों द्वारा प्रस्तावित किया जाना चाहिए? बताइए, उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल करने हेतु उम्मीदवार को कम से कम कितने निर्वाचकों द्वारा प्रस्तावित किया जाना चाहिए? तो कम से कम 20 निर्वाचकों द्वारा प्रस्तावित किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत कितने रीट प्रत्याभूत है?
तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत कितने रीट प्रत्याभूत हैं? तो 5 रीट प्रत्याभूत हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 23। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के आंदोलन को किसने लोकप्रिय बनाया था? तो भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के आंदोलन को किसने लोकप्रिय बनाया था? तो एनी बेसेंट ने लोकप्रिय बनाया था। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों देखिए, समय बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए हम बिल्कुल भी क्लास में बातें नहीं करेंगे, केवल हमें क्वेश्चन पे ध्यान देना है और हर एक क्वेश्चन को आपको तैयार करना है। इसलिए भाई फटाफट एक क्वेश्चन को हम लोग आगे देखते हुए चल रहे हैं। ओके, तो सारे क्वेश्चन को आपको तैयार भी करना है। अलरमेल वल्ली और रुक्मणी देवी अरुंडेल भारतीय नृत्य की निम्नलिखित में से किस शैली से जुड़ी हैं? बताइए। अलरमेल वल्ली और रुक्मणी देवी अरुंडेल ये भारतीय नृत्य की किस शैली से जुड़ी हुई हैं? तो ये भरतनाट्यम से जुड़ी हुई हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति हैं? तो कौन राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति हैं? तो विश्वनाथन आनंद है पहले व्यक्ति। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित भारतीय मौसमों को उनकी फसलों के साथ सही सुमेलित कीजिए। जैसे ये मौसम है आपकी, ये खरीफ है। खरीफ का में कौन से बोए जाते हैं भाई? गेहूं, रबी। देखिए गेहूं कब बोए जाते हैं? रबी के मौसम यानी ठंडी के समय। इस टाइम शुरू हो चुका है गेहूं बोना, तो 2 का बी होना चाहिए। देखिए वही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए 2 का बी किसमें दिया है? तो भाई 2 का बी देखिए एक इसमें दिया, एक इसमें दिया है। यानी अब हमें देखना है कि पहले का खरीफ किस मौसम में बोई जाती है? खरीफ में आप जानते हैं साथी चावल बोया जाता है, तो पहले का यहाँ से आपका सी हो जाएगा। रबी आपका गेहूं का हो जाएगा, यानी 2 का सी हो जाएगा। जायद यानी 3 का ए। तो इस पैटर्न पे आप सभी को देखना है भाई। 2 का यहाँ से क्या हो जाएगा भाई? बी हो जाएगा और 3 का ए हो जाएगा। यानी इस तरह से उल्टा से ए बी सी देखिए किसमें है? उल्टा से ए बी सी। तो देखिए चौथा नंबर आपका दिया है, पहले का सी देखिए, दूसरे का बी, तीसरा का ए दे रखा है। बिल्कुल ठीक। तो यहाँ से चौथा नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। खरीफ के मौसम में चावल बोया जाता है, गेहूं रबी के मौसम बोया जाता है ठंडी के समय, चारा भाई आपका जायद के समय। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 27। भारतीय संविधान का भाग 19 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताइए। जैसे आपातकालीन प्रावधान, ये आपका भाग 18 से संबंधित है। विविध, यही विविध आपका भाई 19 से संबंधित है। और निर्वाचन किस भाग से संबंधित होता है भाई? तो भाग 15 में आता है। संविधान संशोधन तो आपका 20 में आता है। ओके, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 28। भारतीय बास्केटबॉल महासंघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय बास्केटबॉल महासंघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1950 में हुई थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 29। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निम्न में से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो साथियों राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 30। भारत की 10वीं जनगणना किस जनगणना अधिनियम के तहत की जाती है? ये इंपॉर्टेंट सवाल होंगे पेपर के लिए। तो भारत की 10वीं जनगणना किस जनगणना अधिनियम के तहत की जाती है? तो 1948, आपको डेट याद रखना है। तो इस अधिनियम के तहत की जाती है भारत की 10वीं जनगणना, यानी जनगणना अधिनियम 1948 के तहत। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 31। किस विदेशी शक्ति ने भारतीय काली मिर्च के व्यापार को शाही एकाधिकार बना दिया? तो किस विदेशी शक्ति ने भारतीय काली मिर्च के व्यापार को शाही एकाधिकार बना दिया था? तो पुर्तगाली ने। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से किसने एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडिया लिखी है? बताइए, किसने एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन लिखी है? तो किसने लिखी है? तो नीरद सी चौधरी ने लिखी है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 33। लोकप्रिय लोक नृत्य लावड़ी में निम्नलिखित में से किस ताल वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो साथ ही आप बताइए कि लावड़ी किस राज्य से बिलोंग करता है? कमेंट करके जरा बताइए। तो
तो इसमें किस ताल वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें ढोलक का प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 34। संविधान निर्माताओं द्वारा किस वर्ष को प्रख्यापित पूर्ण स्वराज की घोषणा की स्मृति में हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था? बताइए, संविधान निर्माताओं द्वारा किस वर्ष को प्रख्यापित पूर्ण स्वराज की घोषणा की स्मृति में हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था? तो किस वर्ष में? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा 26 जनवरी 1930 को। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 35। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 कॉल करिए। वर्ष 2015 से पहले पंचवर्षीय योजनाओं को बनाने, लागू करने और विनियमित करने के लिए कौन सा निकाय जिम्मेदार था? तो बताइए, वर्ष 2015 से पहले पंचवर्षीय योजनाओं को बनाने, लागू करने और विनियमित करने के लिए कौन सा निकाय जिम्मेदार था? तो योजना आयोग जिम्मेदार था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 37। ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसे लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है? तो साथियों, ब्रिटिश भारत के समाज सुधारकों में से किसे लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 38। राज्य विधायिका के पास भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के किस सूची में वर्णित समवर्ती शक्तियां हैं? राज्य विधायिका के पास भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की, तो ये सूची तीसरे में वर्णित समवर्ती शक्तियां हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 39। रथ सप्तमी का सांस्कृतिक उत्सव मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? रथ सप्तमी का सांस्कृतिक उत्सव मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 कॉल करिए। उस मौर्य राजा का नाम बताइए जिसने अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के रूप में उत्तर पश्चिम तक नियंत्रण बढ़ाया। तो उस मौर्य राजा का नाम क्या था जिसने अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के रूप में उत्तर पश्चिम तक नियंत्रण बढ़ाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 41। किस नदी बेसिन का जल ग्रहण क्षेत्र 5179 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि कर्नाटक के बेलगाम जिले से निकलती है और कारवार खाड़ी में गिरती है? बताइए, किस नदी बेसिन का जल ग्रहण क्षेत्र लगभग 5179 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि कर्नाटक के बेलगाम जिले से निकलती है और कारवार खाड़ी में जाकर गिरती है? तो काली नदी की है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 42। नलवाड़ी मेला किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जाता है? नलवाड़ी मेला किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जाता है? तो ये हिमाचल प्रदेश में किया जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित विजयनगर शासकों में से किसने विजयनगर के पास नागलापुरम नामक एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी? तो विजयनगर शासकों में से किसने विजयनगर के पास नागलापुरम नामक एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी? तो कृष्णदेव राय ने की थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 44। गांधी इरविन समझौते के परिणाम स्वरूप गांधी जी ने किस सम्मेलन में भाग लिया था? तो गांधी इरविन समझौते के परिणाम स्वरूप गांधी जी ने किस सम्मेलन में भाग लिया था? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों, जैसा पहला गोलमेज सम्मेलन आपका 1932 में हुआ था, ठीक है, तो अब आपको बताना है कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष में हुआ था। पहला भाई आपका 1930 में हुआ था, दूसरा बताइए कब हुआ था, कमेंट करके जरा बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 45 कॉल करिए। विशेष रूप से 1988 में ऑपरेशन कैक्टस के बाद भारत ने किस देश को व्यापक सुरक्षा सहयोग की पेशकश की थी? तो विशेष रूप से 1988 में ऑपरेशन कैक्टस के बाद भारत ने किस देश को व्यापक सुरक्षा सहयोग की पेशकश की थी? तो मालदीव देश को। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 46।
निम्नलिखित में से किस राज्य में 1000 स्तंभ मंदिर स्थित है, जिसमें 1000 स्तंभ निर्मित है? तो किस राज्य में 1000 स्तंभ मंदिर स्थित है जिसमें 1000 स्तंभ निर्मित है? तो ये तेलंगाना राज्य में है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 47। नादिर शाह कहाँ का शासक था जिसने 1747 में दिल्ली शहर पर विजय प्राप्त करके इसे लूट लिया था? बताइए, नादिर शाह कहाँ का शासक था जिसने 1747 में दिल्ली शहर पर विजय प्राप्त करके इसे लूट लिया था? तो ईरान का शासक था नादिर शाह। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी तट बंदरगाह का एक उदाहरण है? तो इनमें से कौन सा पश्चिमी तट बंदरगाह का एक उदाहरण है? तो कांडला बंदरगाह है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन कालबेलिया नृत्य शैली का प्रसिद्ध कलाकार है? तो साथियों, इनमें से कौन कालबेलिया नृत्य शैली का प्रसिद्ध कलाकार है? तो गुलाबो सपेरा है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई, अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 50। संविधान के 42वें संशोधन में कितने मौलिक कर्तव्यों को प्रगणित किया गया था? तो संविधान के 42वें संशोधन में कितने मौलिक कर्तव्यों को प्रगणित किया गया था? तो 10 मौलिक कर्तव्यों को प्रगणित किया गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों, ये आपका टॉप लेवल के 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो बताइए, आप सभी का जीके ऑल इंडिया पेपर में कितना स्कोर रहा? पेपर तो हम लोग डेली करेंगे, लेकिन समय बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। इसके बाद जो आपकी क्लास आएगी वो समझिए रीजनिंग का ऑल इंडिया लेवल के क्वेश्चन पेपर आएगी। तो शाम को 6:30 की क्लास आप बिल्कुल ही मिस नहीं करेंगे, उसको आपको क्लास जरूर करना है। और आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। यहाँ से आपके पास केवल 1 हफ्ते का समय बाकी है। आज 10 तारीख कंप्लीट हो चुका है। 1 हफ्ते बाद आपका पेपर शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी लेवल की रखिए। किसी प्रकार की दिक्कत आती तो कमेंट करके जरूर पूछेगा। सुबह आपका 8 बजे क्लास होता है, उसमें हम जीके कंप्यूटर साथ में लेकर चलते हैं। शाम में रीजनिंग और दोपहर में एक अलग लेवल का पेपर हम आपको करवाते हैं। ओके, तो साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन करिए। तो मिलते हैं एक और नए क्लास में। आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।